हेलो स्टूडेंट, तो बात करते हैं थर्ड पार्ट की। दो पार्ट मैं आपको अपलोड कर चुका हूं, दो पार्ट आप तक पहुंच चुके होंगे। ठीक है। जिसने भी नहीं देखा है वो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जरूर देखे। उसमें से मैंने इनिशिएट किया है 2023 से, अभी भी 2023 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं स्टार्ट करूंगा 24 के स्टार्ट करूंगा, और एक बेस्ट कंपनी जो कि मार्केट में अच्छी उसकी एक रेपुटेशन है, अच्छी कंपनी है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके क्वेश्चन थे, उसमें से 18 क्वेश्चन आए हुए थे फिजिक्स के, एक दो क्वेश्चन और मैं डाल लूंगा किसी अदर एग्जाम के। तो ठीक है, तो ये समझिएगा कि वो 20 क्वेश्चन भी अगले सीरीज में आपको मिलेंगे, और बेस्ट कंपनी है वो, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड है और अच्छे बच्चे उसके लिए तैयार भी रहते हैं। तो वो कंपनी के अगले लेक्चर में क्वेश्चन होंगे। ये जो है ये कॉलेज के हैं। नाम अगर बात करें तो कॉलेज का बहुत अच्छा फेम है, उसके लिए लोग परेशान रहते हैं कि अगर इसका इसका ये वाला स्पॉन्सरशिप निकल जाए तो मस्त मजा आ जाएगी। ठीक है, तो उसी कॉलेज के मैं लेकर के आया हूँ। तो आज भी 20 क्वेश्चन है, मैं पर डे 20 क्वेश्चन ही करवाऊंगा। 20 कर करके हम कम से कम अगर बात करें तो 300 या 350 क्वेश्चंस कर लेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के आए हुए स्पॉन्सरशिप के क्वेश्चंस होंगे, जो कि कॉलेज और कंपनी के ही होंगे। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे दे रखा है यहाँ पर, अ पर्सन थ्रो अ बॉल इन द एयर एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड identity the parameter that decide the duration of ball in the air। कह रखा है मैंने किसी बॉल को विद एंगल थीटा क्या किया है, थ्रो किया है। अब उसका कौन सा पैरामीटर है जो कि डिसाइड करेगा कि बॉल कितनी देर एयर में रहेगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे बहुत बच्चों को डाउट्स होता है कि अगर मैं वन डायमेंशनल मोशन पढ़ लेता हूं तो मेरे क्वेश्चन हो जाएंगे। भैया ये 2 डायमेंशनल का है, तो कोई भी चैप्टर तो बिल्कुल नहीं स्किप करना है, क्वेश्चन सब चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो जैसे यहां से ये कोई एक बॉल है, यहां से ऐसे थ्रो किया, ऐसे बॉल यहां पर गिर गई, तो यहां से जब गई और यहां तक गिरने से पहले एयर में थी, तो कौन सा पैरामीटर था जो कि उसको डिसाइड करेगा। तो अगर यहां पर मैं बात करता हूं तो u वेलोसिटी दिया, इसका ये क्या हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा कंपोनेंट, क्योंकि इधर से कितना था, थीटा एंगल बना रहा था, और ये u कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ही तो डिसाइड करता है कि एयर में कितनी देर रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट ही डिसाइड करेगा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिसाइड करता है कि कितनी दूरी मतलब कितनी हाइट को गेन करेगा और कितनी देर वो एयर में रहेगा। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये आपको डायरेक्टली एकदम से कुछ जैसे जो आपके लॉ है या किसी साइंटिस्ट ने कोई फॉर्मूला दिया है, वो भी आपको रफली एक बार देखना जरूर है। जैसे एक क्वेश्चन ये है, यहां पर दे रखा है, व्हेन रिस्पेक्ट टू द पोलराइजेशन ऑफ लाइट I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर I इज इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, आई नॉट आपका इनिशियल इंटेंसिटी है, थीटा एंगल दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक विद द ट्रांसमिशन एक्सिस। तो इसको जो है मॉलूस नाम के साइंटिस्ट थे, उनका लॉ है, उन्होंने इसके बारे में बताया था। उन्होंने काफी कुछ अगर बात करते हैं आपका पोलराइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो उन्होंने ही ये लॉ दिया था और बताया था कि I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका, ये आपका ए वाला हो जाएगा, मॉलूस लॉ इन्होंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब देखिएगा यहां पर दे रखा है करंट रिमेन्स द सेम, दूसरा दे रखा है द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर वैल्यू देगा। नेक्स्ट दे रखा है देन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स ऑफ द सर्किट, जो कि किसी पर्टिकुलर एक कैपेसिटर की वैल्यू होगी उससे ज्यादा देगा, ये कहने जा रहा है। नेक्स्ट कह रखा है पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन द सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सभी कैपेसिटर के लिए सेम होगा।
नेक्स्ट दे रखा है C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब यहाँ से अगर बात करते हैं सीरीज में, पहली बात तो सीरीज में बहुत बच्चों को क्या रेजिस्टेंस वाला याद होता है और वो उसके चक्कर में ये वाले को टिक करके चल देते हैं। तो एक चीज आप कॉमन याद रखिएगा एकदम से, दोनों के लिए बात कर रहा हूं, जब भी बात करेंगे सीरीज में, वो चाहे आपका रजिस्टर लगा हो और चाहे आपका कैपेसिटर लगा हो, वहां पर करंट सेम होगी, ठीक है। और जब आपका पैरेलल में यही आ जाएगा, चाहे वो कैपेसिटर हो और चाहे आपका रेजिस्टेंस हो, वहां पर पोटेंशियल सेम होगा, ठीक। तो यहां से अगर देखें, अब जब सीरीज में लगा होता है तो इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटेंस मुझे निकालना होता है तो 1/C इक्विवेलेंट निकालूंगा, यहां से 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस का 1/C3 ये हो जाएगा। अगर बात करें, अगर यही रजिस्टर की बात किया होता तो R इक्विवेलेंट ये कहता, तो यहां से R1 प्लस का R2 प्लस का R3 ये हो जाता। ये रेजिस्टेंस के लिए, ये अगर यहाँ पर ये देखें तो ये रेजिस्टेंस के लिए जब सीरीज में लगा होता है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली जुड़ जाता है, बट जब सीरीज में कैपेसिटर लगा होता है तो इनवर्सली करके उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से अगर देखें तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, करंट रिमेन द सेम, करंट सेम रहेगी। आप एकदम से कॉमन पॉइंट याद रखिए दोनों के लिए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दे रखा है इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल, कह रखा है लेंथ जो है वायर की डबल कर दी जाती है, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर दिया जाता है, व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर कीपिंग अदर पैरामीटर फिक्स्ड, कह रखा है बाकी के पैरामीटर सब कुछ सेम रखते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर और कौन से होते हैं, यही तो पैरामीटर है, ठीक है। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पर मटेरियल जो है वो सेम है, मटेरियल नहीं चेंज किया है, उसने लेंथ को दुगना कर दिया है, एरिया को हाफ कर दिया है, बट कहना चाह रहा है कि मटेरियल सेम है। इसका मतलब है, मैंने अगर आप लोगों ने देखा हो या पढ़ा हो, तो जब आप रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो लेंथ और विड्थ पे डिपेंड नहीं करती है। वहीं पर अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस लेंथ और विड्थ पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ठीक है। एरिया बढ़ा दूंगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर लेंथ बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बट जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ चाहे 2 गुना करे चाहे 10 गुना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब यहाँ पर बात करते हैं देयर विल बी नो चेंज, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, देयर विल बी नो चेंज। यहाँ पर अगर फॉर्मूले की बात करते हैं R = ρl डिवाइडेड बाई ए होता है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रो इक्वल टू क्या कर देंगे, R × A डिवाइडेड बाई L, ये निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहां से वो कोशिश करते करते 1/4 कर देंगे। तो ऐसी गलती नहीं करना है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट दे रखा है आपका, नेक्स्ट दे रखा है द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ मास बॉडी की मतलब पोजीशन बताना है सेंटर ऑफ मास की। तो ये क्या हो सकता है कि ये बॉडी पे डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की बॉडी है। तो जैसे यहां पर दे रखा है मे बी इनसाइड, अंदर भी हो सकता है, और आउटसाइड बाहर भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म स्फेयर, कोई मान लेते हैं सॉलिड यूनिफॉर्म स्फेयर है, तो उसका कहीं ना कहीं अंदर लाई करेगा, ठीक है। मैं अगर बात करता हूं क्यूब की यूनिफॉर्म, तो उसका भी अंदर लाई करेगा। अगर वहीं पर मैं क्या करता हूं हॉलो स्फेयर की बात कर देता हूं, तो आउटसाइड हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहां पर दे रखा है व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नेसेसरीली ट्रू विद रिस्पेक्ट टू। तो जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिखाई दे, जब भी ऐसा ग्राफ दिखाई दे, तो आप ये समझिएगा ये आपका आइडियाबैटिक होगा, आइडियाबैटिक, और ये आपका आइसोथर्मल होगा, ठीक है। तो आपका यहां पर कहते हैं ए में बी आइडियाबैटिक, ए आइडियाबैटिक हो सकता है, while V में बी
एंड आइसोथर्मल। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, सपोज द एनर्जी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सीजियम एटम इज इतना। अब आपकी जो एनर्जी सप्लाई दे रखा है, ई की वैल्यू दे रखा है, वो दे रखा है भैया ए इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी दे रखा है। आगे क्या रखा है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहां से पूछा है ई के इक्वल टू क्या होगा, ये कहा है। नेक्स्ट क्या रखा है, कमिंग आउट द मेटल इज गिवन दैट द वर्क फंक्शन फाई दे रखा है, फाई की वैल्यू दे रखा है यहां से 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से एक बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू फाई प्लस का ई के, जिसको अगर मैं बात करूं तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस का हाफ एम बी स्क्वायर, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब यहां से अगर बात करते हैं, आपको इसकी वैल्यू दे दिया है कितनी, 1.9 दे रखा है, वर्क फंक्शन 1.9 दे रखा है, और ई के की वैल्यू पूछा है। तो इधर ले आओगे तो 1.9 माइनस का 1.9 इक्वल टू ई के हो जाएगा। तो ये वैल्यू सेम है, माइनस होकर के जीरो हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां से अगर बात करते हैं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। फिगर में जो शो किया गया है उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना है। तो जैसे यहाँ पर ये आपका दे रखा है C1, ये दे रखा है आपको C2, और ये दे रखा है आपका C3। यहाँ से अगर बात करते हैं C1 की वैल्यू अगर बात करें तो आपका 10 दे रखा है, ये आपका 15 दे रखा है, और ये आपका 20 दे रखा है। तो जब भी पैरेलल में कैपेसिटर जुड़े होते हैं, जब पैरेलल में कैपेसिटर जुड़े होते हैं तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है आपकी 10 प्लस का 15, मतलब कितना हो जाएगा, 25 माइक्रोफैराडे पैरेलल में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जब सीरीज में लगे होंगे तो इनवर्स होकर के जुड़ेंगे। तो यहां से अगर बात करें 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस का 1/C2। तो यहां से अगर बात करते हैं आपका हो जाएगा 1/25 प्लस का 1/ आपका 20, ये हो जाएगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, अगर मैं कहता हूं तो यहां से 100 आपने एलसीएम ले लिया, तो यहां से कितना हो जाएगा आपका यहां से अगर बात करते हैं तो आपका 4 और यहां से 5। अब यहां से क्या हुआ, 9 डिवाइडेड बाई 100। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अब इसी को आप आंसर ढूंढने लगेंगे। वहां पर C इक्विवेलेंट पूछा है, ना कि 1/C इक्विवेलेंट। तो क्या कर देंगे, 1/C इक्विवेलेंट को रिवर्स करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट, तो 100 डिवाइडेड बाई 9। इसका मतलब यहां से अगर बात करते हैं तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर शॉर्टकट में थोड़ा सा करना होता तो शॉर्टकट में क्या होता उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे इस प्रकार करते हैं, इस कारण से मैंने इसी प्रकार बताया। ये तो डायरेक्टली आप जोड़ ही लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो C इक्विवेलेंट जब सीरीज वो पैरेलल में लगा हुआ है तो 10 प्लस का 15 इक्वल टू 25। जब भी आपको सीरीज में लगे हों और 2 लगे हों, 3 लगे हों, तो कैसे करना है, तो आप डायरेक्टली C इक्विवेलेंट टोटल सर्किट का C इक्विवेलेंट आप करेंगे। अगर 2 लगे हुए हैं तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस का C2, ये कर देंगे। तो यहां से अगर बात करें तो 20 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 20 प्लस का 25। तो यहां से हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 45, दोनों को ऐड किया, 9 से काट देता हूं तो 5 से, तो 5 और 9, देखिए 100 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 9। तो इस प्रकार में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन यहां पर दे नहीं रखा है। अगर वो ऑप्शन कुछ दे दिया होता कि 0.09, तो ज्यादातर लोग उसी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। इस कारण से ये गलती नहीं करना है। जब भी आपको C इक्विवेलेंट दिया पूछा हो तो आप 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू मत टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है आपको, अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट हैज करंट 7.5 एम्पियर when 1.2 ohm load is applied, find the internal resistance of the battery।
बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो यहां से एक फॉर्मूला होता है I इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस का R। ये फॉर्मूला होता है बैटरी के अंदर का, जब सर्किट में R लोड लगा हो और सेल की जो आपकी वैल्यू है वो EMF वैल्यू E हो, तो बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो R मान करके इसको आपको ओम्स लॉ से ही लगा दिया, V इक्वल टू IR के हिसाब से ये फार्मूला आपका बना था। तो यहाँ से ये दे रखा है 7.5 और ये दे रखा है 12 और यहाँ से 1.2 ये दे रखा है और R ये दे रखा है। तो 1.2 प्लस का R इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 7.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, तो यहाँ से जब इसको काटा तो ये वैल्यू कट गई 1.6 टाइम। तो यहाँ से R इक्वल टू 1.6 माइनस का 1.2, तो इसका मतलब 0.4 आपका आंसर हो जाएगा। तो 0.4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट दिया है अ पियानो वायर weighing 6 ग्राम लेंथ 90 centimeter emits a note of middle, find the tension in the wire। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को पियानो वाले को करने का एक जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2L ब्रैकेट के अंदर T डिवाइडेड बाई K, ये लिखा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से K की वैल्यू निकालनी है, तो K इक्वल टू हो जाएगा M डिवाइडेड बाई L। तो यहाँ से M जो दे रखा है वो 0 पॉइंट ग्राम में दे रखा है, आपको केजी में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको जो ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी वो हर्ट्ज में दे रखा है, इसका मतलब आपको SI यूनिट निकालना है या तो MKS यूनिट निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो 0.006 यही तो हो जाएगा। ठीक है, 1000 से हाँ 0.006 ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.9 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं तो आपका जो K की वैल्यू कुछ निकल करके आएगी और वो वैल्यू को यहां पर पुटअप करना होगा। तो मैं डायरेक्टली टेंशन का फार्मूला लिख रहा हूं, टेंशन। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर लगेगा। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, L स्क्वायर, F स्क्वायर और K, ये वैल्यू रख दिया। अब यहां से आपको सब कुछ दे रखा है, 4 दे रखा है, 0.9 का स्क्वायर कर देंगे और यहां से F कर देंगे। F की वैल्यू जो दे रखी है वो 261.63 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना है। और यहां से अगर बात करते हैं आपको K की वैल्यू 0.006 डिवाइडेड बाई आपका दे रखा है 0.9, ये वैल्यू दे रखी है। अब इसके हिसाब से आप निकालेंगे तो आपका जो अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा वो ये निकल करके आ गया। क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर से निकालें तो आपका निकल जाएगा। बट आपको क्योंकि जब आप वहाँ पर स्पॉन्सरशिप का दे रहे होंगे तो वहाँ पर अलाउ नहीं होता है, तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का एक ये फॉर्मेट देख लीजिए, ठीक ठाक क्वेश्चन आपके स्पॉन्सरशिप में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी हैड सम चार्ज इफ इट ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल ड्रॉपलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। अब यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है, तो यहां से वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो वॉल्यूम के हिसाब से निकालते हैं V इक्वल टू V डैश। तो यहां से अगर बात करें तो आपका रेडियस के रिस्पेक्ट में जाना पड़ेगा, तो 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू, यहां से भी n नंबर ऑफ में ब्रेक हुआ होगा, 4/3 पाई R क्यूब स्मॉल वाला, तो ये वैल्यू तो यहां से कट गई। ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं स्मॉल r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1/n R क्यूब इक्वल टू यहां से स्मॉल r क्यूब, तो R क्यूब इक्वल टू यहां से हो जाएगा 1/n की पावर 1/3 और R, ये R की वैल्यू हो गई स्मॉल r की। यहां से ये वैल्यू निकल आई। अब जब आप उसका फॉर्मूला लगाते हैं एनर्जी का, तो U इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ये Q स्क्वायर R, ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू दिखेगी कि ये इंक्रीज करती है।
ठीक है, ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को, कुछ आपको थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है बट उनके अंदर न्यूमेरिकल घुसे हुए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको रेडी रखने हैं। ठीक है, तो इसका जो आएगा आंसर वो इंक्रीज करेगी वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ कार एक्सेलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय। ठीक, किस फोर्स के कारण आपकी कार एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्शन एंड इक्वल रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब रोड उस पर क्या कर रही होगी, रिएक्शन दे रही होगी, इसी के कारण से क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, यही अगर आपके मान लेते हैं मड में होती, तो मड में क्योंकि उसको रिएक्शन ना मिल रही होती तो कार एक्सेलरेट ना कर रही होती, तो इसका मतलब जो रोड उस पर एक फोर्स लगा रही है उसके कारण से कार क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दे रखा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक। वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक में एक जो है ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है। ड्यूरिंग द मोशन द ब्लॉक इज इन, किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो यहां पर दे रखा है हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टच करिए गिर जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस रेडियल इक्विलिब्रियम कंडीशन, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन बिल्कुल भी नहीं, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो है ही नहीं, जैसे ही ऊपर से आएगा धड़ाम से नीचे गिरेगा। ठीक, तो यहां से ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, अ केबल इज कनेक्टेड टू 300 ओम टीवी, द इम्पीडेंस ऑफ केबल विल बी। तो वही इम्पीडेंस जो आपका रेजिस्टेंस है वही क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस मुझे कितना मिल रहा है, और रेजिस्टेंस जब इम्पीडेंस की बात करते हैं तो आपका इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और ये सब कुछ लगा होता है। तो यहां पर क्या कह रखा है, अ केबल इज कनेक्टेड टू 300 ओम, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस दे रखा है और इंपीडेंस पूछा है, तो बाकी वैल्यू है नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 300। तो यहां से आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा 300, ये आपका ऑप्शन सही हो गया 300। ठीक है, इंपीडेंस का फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता होगा कि ये होता है आर स्क्वायर प्लस का एक्स एल माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर, ये सभी को पता होगा जो कि आपने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा होगा। ठीक है, वहां से निकल करके आया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, अ बॉल ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम रेस्ट onto a floor from a height h. It makes elastic collision with the floor repeatedly. The force exerted by it on the floor. It on the floor. Force कितना exert करेगी? It on the floor. Average over a long time is. तो वो अपने वेट के बराबर ही तो लोड फोर्स एग्जर्ट करेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका mg, ध्यान रखिएगा mg जो उसका लोड होगा उतना ही फोर्स एग्जर्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, the force exerted by the plane on the block has a magnitude. ब्लॉक पे जो आपका ग्राउंड उस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कह रहा है कुछ ऐसा है। यहां से ये आपका अगर बात करते हैं इसका एंगल थीटा है, यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां से वो स्लाइड कर रहा है, तो एक फोर्स इस पे एग्जर्ट कर रहा होगा ग्राउंड, उसकी वैल्यू मुझे बताना है। तो यहां से अगर बात करें इसका वेट कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो इसके कंपोनेंट अगर कर दे तो ये क्या आ जाएगा, mg cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा। ये कंपोनेंट करना मेरे हिसाब से आपको सबको आता होगा। इस फोर्स के कारण क्या कर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है, और इस फोर्स, कौन सा फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ग्राउंड, जितना वो इस पे रिएक्शन कर रहा होगा उतना ही ग्राउंड क्या कर रहा होगा, रिएक्ट कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, mg cos थीटा आपका आंसर हो जाएगा। mg cos थीटा जो प्लेन सरफेस है उस पे एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन स्ट्रेच अ रबर बैंड बाय 6 सेंटीमीटर, फाइंड द वर्क डन। तो जैसे यहां पर जब भी आप इलास्टिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ेंगे, इलास्टिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो वहां पर एक फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा कि E इक्वल टू आपका
हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो यहीं से अगर मैं बात करता हूं तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, E इक्वल टू, इसी को वर्क डन मान लीजिए, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क। तो यहां से हाफ के एक्स और एक एक्स को अलग कर दिया। आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा रखा है के एक्स, तो यहां से अगर बात करें तो W इक्वल टू हाफ एफ और एक्स, ये एक फॉर्मूला आपका निकल करके आ गया। क्योंकि यहाँ पर फोर्स दे रखा था और यहाँ पर कितना उसको स्ट्रेच किया गया है, एक्स की वैल्यू दे रखी थी। आप वैल्यू रखेंगे तो हाफ और फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन और 0.06 ये दे रखा है। यहाँ से काटा तो 10 टाइम्स कटा, तो यहाँ से अगर बात करते हैं 0.6 जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट जो दे रखा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर अगर बात करते हैं, दे रखा है अ बुलेट व्हेन passes through a plank loses 10% of its velocity। ठीक है, find the maximum number of planks it can pass through h। कोई एक प्लैंक, वो आपका वो दे रखा है, हाँ प्लैंक से पास करवा रहा है। तो अब यहां से जब एक प्लैंक से पास होती है तो 10% अपनी वेलोसिटी को लॉस कर देती है। तो उस प्रकार के कितने प्लैंक्स रख दिए जाएं कि एक प्रकार से वो उसकी एनर्जी जाकर के अब जीरो हो जाएगी, मतलब लॉस कर देगी पूरी तरह। ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं तो आप निकाल सकते हैं इनिशियल एनर्जी, आप मान लीजिए कि ई नॉट रही होगी। ठीक है, इनिशियल उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी। अब यहां से अगर बात करते हैं, जो एक प्लैंक में पास होने पर उसकी वेलोसिटी का लॉस होता है, वो कितना हो जाता है 10%। तो कितनी बचेगी, 0.9 इनिशियल का, यही तो बचेगा, 10% लॉस हो गया है। ठीक है, तो बचेगी कितनी आपका 90% बचेगी, तो 90% इनिशियल का मैंने बचा लिया। अब यहां से अगर बात करते हैं तो E1 अगर बात करें हाफ एम वी, V1 का 0.9 अगर बात करते हैं V नॉट का स्क्वायर, तो E1 की वैल्यू अगर बात करें तो यहां से कितना हो जाएगा, 0.81 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका E नॉट, ये आपकी हो जाएगी। क्योंकि मैंने क्या मान रखा है, इनिशियल E नॉट की वैल्यू मान रखा है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। तो 0.9 का स्क्वायर करोगे तो 0.9 का स्क्वायर 0.81 हो जाएगा, वो अलग कर लिया, बाकी आपका ई नॉट लिखा हुआ है, तो ये होगा। तो जब एक तो कितना लॉस हो रहा है उसकी बात करते हैं, तो ई लॉस, तो ई नॉट माइनस का E1, तो यहां से अगर बात करते हैं तो 0.000, तो यहां से अगर बात करें ई नॉट माइनस का 0.81 ई नॉट, तो एक प्रकार से आपकी कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, 0.19 ई नॉट, इतनी एनर्जी का लॉस हो रहा है एक बार में। ठीक, तो अब यहां से नंबर ऑफ प्लैंक्स ये कर देंगे। तो अगर यहां से बात करते हैं तो आपका इनिशियल